पसंदीदा बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के, और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो लगातार आप देख रहे हैं समरकंद से तस्वीरें आ रही हैं एससीओ समिट। आज बात होगी इसी समिट की, और इस डिबेट के दरअसल 2 पार्ट हैं। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जिनकी बत्ती गुल दिखाई दे रही है, उनकी नर्वसनेस की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है। डिप्लोमेसी में कई बार नजदीकियों की नहीं, दूरियों की भी काफी अहमियत होती है। पास आकर नहीं बल्कि दूरी बनाकर भी काफी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग देने की कोशिश की जाती है। तो यहां पर आप इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिएगा। एक तरफ आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी दिखाई देंगे, तो वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जब आप उस दूरी को देख पाएंगे। ये तस्वीर थोड़ी देर पहले आई थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की टर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन के साथ मुलाकात की तस्वीरें, और टर्की का रुख आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन रहा हो या फिर पाकिस्तान के साथ उसकी नजदीकियां रही हों, उन्हें लेकर सब जानते हैं कि कैसे कई बार भारत के खिलाफ बयानबाजी टर्की द्वारा की गई है। अब एक बार फिर से ये तस्वीर है जिसके बारे में देखिए, आपको कोने में ये तस्वीर वापस लेकर आइए। यहां पर आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम आपसे ये कह रहे थे कि राजनीति में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, अब देखिए आपको एक कोने में आपको वहां पर शहबाज शरीफ दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये गैप देखिए, ये दूरी देखिए, और दोनों का बॉडी लैंग्वेज भी आप देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये दूरी जो है, क्या ये बताने के लिए काफी नहीं कि इस वक्त भारत और पाकिस्तान भले ही पड़ोसी हों, लेकिन दोनों के रिश्तों में कितनी ज्यादा इस वक्त गर्मजोशी की कमी है, कितने ज्यादा कोल्ड दोनों के रिश्ते इस वक्त हैं। और यही बड़ी मैसेजिंग इस तस्वीर में आपको दिखाई भी दे रही है। एससीओ में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रीजनल कोऑपरेशन की बात की गई, पाकिस्तान और चाइना से दूरी बनाकर मैसेज भी दिया गया। एससीओ समिट के साइड बाय साइड प्रधानमंत्री मोदी कई देशों से बायलैटरल टॉक्स कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और चाइना से उनकी बायलैटरल टॉक नहीं होगी, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने टर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन, जिस तस्वीर का मैंने जिक्र किया, उनसे मुलाकात की, और आपसे बस थोड़ी देर बाद रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात होने जा रही है। लेकिन इस विजिट में पाकिस्तान के लिए भी बड़ा मैसेज है, साफ संदेश है कि जब तक वो आतंकी फैक्ट्री बंद नहीं करेगा, बात नहीं हो पाएगी। और चाइना के लिए भी कड़ा मैसेज है कि जब तक वो अपनी विस्तारवादी नीति पर ब्रेक नहीं लगाता, तब तक उससे द्विपक्षीय बातचीत का मूड फिलहाल भारत का नहीं है। जब कोई मुल्क कंगाली से जूझ रहा होता है तो उसमें एक अपराध बोध होता है, तो जाहिर बात यह होती है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल, जो उसका विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो गिरा हुआ होता है, आत्मविश्वास। जैसा कि इस वक्त एससीओ में पाकिस्तान के साथ दिख भी रहा है। एक अरसे से पाकिस्तान की पहचान हाथ में कटोरा लेकर खड़े देश की बन चुकी है। दुनिया का कोई मुल्क उसे पूछता नहीं है, ये सोचकर कि कहीं पाकिस्तान को अगर अटेंड किया या थोड़ी सी अटेंशन दे दी तो वो फिर से उधार ना मांगने लगे। एससीओ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चाल ढाल पाकिस्तान के इन्हीं हालात को बयां कर रही है। वो पुतिन से बातचीत करने के लिए बैठते हैं तो उनका यह पीस गिर जाता है। उसके बाद तमाम नेताओं की भीड़ में वो खुद को बहुत ही लॉस्ट पाते हैं। जिस तस्वीर के बारे में हम आपसे बार बार बात कर रहे हैं, उसमें उनकी स्थिति बहुत ही कंफ्यूजन वाली दिखाई देती है। उनके कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर इस समय पाकिस्तान में भी सब लोग काफी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो मोदी की एक तरफ ये डिस्टेंस पॉलिसी है, डिप्लोमेसी है, माफ कीजिएगा, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का लो कॉन्फिडेंस है। इसी पर हम हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ पाकिस्तान से भी होंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप ये रिपोर्ट देखिए। आज 75 साल बाद आज कशकोर लेके फिर रहे हैं। तो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह इस समय जो वर्ल्ड लीडर्स हैं
और ख़ास तौर पर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिनके बारे में बहुत कुछ कहा और सुना जा रहा है, और इन सब के बीच कहीं फंसे दिखाई दे रहे हैं शहबाज शरीफ। देखिए ज़रा, उनका यह पीस निकल जाता है जिस पर प्रेसिडेंट पुतिन हंसने लगते हैं, और ये जो कन्फ्यूजन वाली, ये जो कन्फ्यूजिंग बॉडी लैंग्वेज है, इसे अब ग्लोबली नोटिस किया जा रहा है। खासतौर पर सोशल मीडिया पर लगातार शहबाज शरीफ का उनके अपने ही देश के लोग मजाक उड़ा रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ तैयब बलोच हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उमर अल्ताफ हैं, पाकिस्तान से ही हमारे साथ जर्नलिस्ट हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। तारिक फतेह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, कॉलमनिस्ट हैं। और हमारे साथ शहजाद पूनावाला, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन और मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। लेकिन सबसे पहले तो ब्रिगेडियर नवाज आप ही से, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा आपके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भी हो रही है, उनके स्टेटमेंट की भी हो रही है और उनकी बॉडी लैंग्वेज की भी हो रही है, और ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि इतनी कन्फ्यूजन या इतनी नर्वसनेस क्यों है उन्हें? आप ही दे दीजिए इनसाइट। देखिए नहीं है, ये एक कोई ऐसी इंसिडेंट नहीं है। इट इज जस्ट टू मेक एन इशू। अदरवाइज अगर वो ईयर प्लग नहीं सही लग रहा तो अगर ही इज हेल्पिंग है, दैट डजंट मीन कि ही इज नॉन कॉन्फिडेंट। ही स्पोक वेरी कॉन्फिडेंटली, यानी पाकिस्तान नुक्ता नजर बड़ा मौसर अंदाज में इसलिए बताया कि वी ऑलरेडी, हम बड़े सख्त इस वक्त क्लैमिटी के अंदर हैं, फ्लड्स हैं और रेन से लोग बेघर हुए हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन करनी है, रिलीफ प्रोवाइड करनी है। दैट इज बीन टॉकिंग ऑल एंड दैट शुड बी टॉकिंग। और ये ईयर प्लग निकल जाना या वो उनको नई चीज को लगाने का, इट इज नॉट एन इशू। प्रॉब्लम हमारी इंडिया के साथ ये है कि आप लोग हर छोटी बात को कैच करते हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। यही हम बात करते हैं कि नाउ इज द टाइम टू नेबर शुड लिव टू लर्न टू लिव टुगेदर, और ये मौकों के ऊपर एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। टू मेक अ दिस इज नथिंग, ये इसमें क्या फर्क पड़ेगा अगर प्लग गिर गया, ईयर प्लग को दोबारा लगा लिया। बात यह है कि आपने कौन से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर रहे हैं कि ये दो ममालिक जो बाकी दुनिया आपस में मिल रही है, वाई कांट वी सिट टुगेदर। इसके लिए क्या इंडिया को जो करना चाहिए वो कर रहा है? क्या इंडिया कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर रहा है? क्या इंडिया यूनिलेटरल कोई एक्शंस कर रहा है जो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लमैटिक है, लाइक कश्मीर का इशू है? ये चीज़ें बैठ के ममालिक को सेटल करनी चाहिए। दुनिया भी कहाँ की कहाँ पहुँच गई है और हम इन चीज़ों में लगे हुए। मेरे ख्याल में ये हमें इस वक्त पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ ये देखना है कि कैसे भारत का स्टैंड तो बहुत क्लियर रहा है कि आतंकवाद और आतंकियों और उनके हथियारों को भारत भेजना बंद कर दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री थे वाजपेयी साहब, उन्होंने कहा कि आप दोस्त और दुश्मन चुन सकते हैं लेकिन आप पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो भारत का स्टैंड तो ये रहा हमेशा से। लेकिन अगर आतंकी आएंगे तो कैसे बात बनेगी? देखिए हमारा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप कश्मीर के ऊपर एक यूनाइटेड नेशन का एक चार्टर्ड है, फिर उसके बाद बायलेटरल इशू था, आप लोगों ने यूनिलेटरल 370-35 बुक करके आपने वहां पर पूरा कंट्रोल कर लिया। दुनिया में कहीं आप जस्टिफाई कर सकते हैं? आप दोनों ममालिक बैठ के डिसाइड करते, हल निकालते इसका, बजाय इसके इसको पाकिस्तान की हुकूमत कश्मीर के अवाम का जो हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है, हमारा क्लेम है, तो उसको कहीं डिस्कस तो करें ना। आप यूनिलेटरल एक्शन करेंगे तो उससे प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आज बैठ के बात करना चाहते हैं बिजनेस कम्युनिटी, अवाम नहीं चाहते, इसलिए नहीं चाहते हैं कि वो कहते हैं पहले ये मसला तो हल करें। सर क्रीक का इशू है, सियाचिन का इशू है। कौन सा अंडरस्टैंडिंग है कश्मीर की अवाम के साथ? मैं तो पीओके जो भारत का जम्मू कश्मीर है, उसमें जो आपके कब्जे वाला कश्मीर है, वहां से तो आपकी फौज के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, वहां तो आपकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। आप तो वो जो उठाया जा रहा है इंटरनेशनल मंचों पर, उसकी बात कर रहे हैं? वही बात नहीं कर रहे। आप मुझे ये बताइए कि आप कश्मीर में क्या कर रहे हैं? आप रोजाना नौजवानों को मार रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, उनका कारोबार खत्म कर रहे हैं, उनको अरेस्ट कर रहे हैं। पहले आपने रोजाना उनके 2-3 नौजवान मार रहे हैं। कौन आपसे कह रहा है? आप आतंकियों को नौजवान तो नहीं, आतंकियों से तो कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं? नहीं है, दे आर मुजाहिदीन, दे आर फ्रीडम फाइटर्स। आपने कब्जा मुल्क पे करेंगे, आपसे बात करें, फ्रीडम फाइटर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं। जो पीओके में आपसे लड़ रहे हैं वो फ्रीडम फाइटर्स है भाई। जो पीओके में आपके खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए हैं, बगावत कर रहे हैं, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। बलूचिस्तान में जो आपसे लड़ रहे हैं वो फ्रीडम फाइटर्स है फिर, और सिंध में जो हो रहा है वो फ्रीडम फाइटर्स होंगे। जो चाइनीज ऑक्यूपेशन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो फ्रीडम फाइटर्स होंगे सर। और आप ये कहते हैं कि आपने कौन से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए हैं? बहुत बढ़िया। जनरल सेना, उसके बाद तारिक फतेह प्लीज। अदिति,
मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे टिप्पणी करूंगा। पहली बात, पाकिस्तान अपनी औकात से ज्यादा सोच प्लानिंग करता है। 1947 से आप चुप रहिए प्लीज, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला। 1947 से पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर को कैप्चर करने की कोशिश की और सोचा था कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हाइट छोटी है तो उनकी साहस भी छोटी होगी, तो हम जम्मू एंड कश्मीर ले लेंगे। और 65 बार हुआ। हमारी गलती है कि हमने हाजिर पीर लौटाया और समझौता किया, संधि किया और इनको सब टेरिटरी जो हम जीते थे लौटा दिया। 1999 में जब नवाज शरीफ हम वाजपेयी जी बस डिप्लोमेसी कर रहे थे तो ये मुशर्रफ पीछे से षड्यंत्र कर रहा था। ताज्जुब का देश है कि देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं है कि उसका आर्मी चीफ क्या षड्यंत्र प्लान कर रहा है। और ये नियत का और सीपीएम की बात करते हैं ये ब्रिगेडियर साहब, ये इनको कुछ भी ज्ञान नहीं है पॉलिटिक्स का। पूरा ये आप हमेशा धोखाधड़ी करे हो, कसाब को आप भेजते हो। कितने लोगों कितने इनोसेंट लोग की मौत होती है बॉम्बे में और सीपीएम की बात करते हो। सब प्रॉब्लम यहाँ पे है आदित्य कि अब इनको समझ में आ गया है कि ये भिखमंगे हो चुके हैं, हिंदुस्तान के बिना ये जी नहीं सकते। और ये भिखमंगे लोग अब हम रहम की भीख मांग रहे हैं कि सीपीएम करो, दोस्ती करो, पीछे का इतिहास भूल जाओ। हम नहीं भूलेंगे इतिहास। कुत्ते की जो पूंछ होती है ना वो 6 महीना पाइप में रख दो, पाइप निकालो, टेढ़ी की टेढ़ी नजर आती है। हम विश्वास कभी नहीं करेंगे पाकिस्तान पे। पाकिस्तान हिंदुस्तान की समस्या का अंत तभी होगा जब पाकिस्तान की मौत होगी। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। और ये बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर यूनाइटेड नेशंस, अरे यूनाइटेड नेशंस का क्या फरमान था बताइए, क्या बताइए। एक सेकेंड जनरल सेना, क्या आपने वकेट किया? वकेट किया? एक सेकंड जनरल सेना, आराम से बात कर सकते हैं, आराम से बात कर सकते हैं। एक सेकंड जनरल सेना प्लीज। यूनाइटेड नेशंस क्या चार्टर क्या बताया था? ठीक है जनरल सेना, एक सेकंड। ब्रिगेडियर आप कंट्रोल करें, मुझे भी मुझे लगता है। क्या कह रहे हैं? देखें बात ये आदित्य सुने, आप गुलबचन यादव आपका पाकिस्तान में पकड़ा जाता है दहशतगर्दी को वाह देते हुए, बीएलएफ सारे आपके डिफेंस। एक सेकंड, पहले तो आप एक के बाद एक मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। आप टेररिस्ट को फ्रीडम फाइटर बताते हैं और आप ये चाहते हैं भारत सीबीएम में हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, अजमल का साहब, ये सब कौन है? ये सब कौन है? किसने मारा? नहीं आप ये बताइए ना, क्या कहा था? नेशनल हीरोज साहब कहाँ से आया? नेशनल हीरोज बालाकोट कहा था नेशनल हीरोज। मैं यहाँ पर जवाब लूंगी शहजाद पूनावाला। ये आतंकियों को फ्रीडम फाइटर समझते हैं, फिर ये कहते हैं कि सीबीएम क्यों नहीं कर रहे? आदित्य जी, मैं इस पर बात रखूं और देखिए कोई ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है। जो ओसामा बिन लादेन को ही इनके प्रधानमंत्री शहीद बोले तो ये प्रवृत्ति है, परंतु मैं आपको बुनियादी तौर पर भारत और पाकिस्तान में क्या अंतर है वो समझाना चाहता हूं। और आज एससीओ में भी दिखाई दे रहा है। एक तरफ है भारत, प्रधानमंत्री मोदी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं। एक नए भारत का आत्मविश्वास है। 2 वैश्विक चुनौतियां हमारे सामने आए जो 100 वर्ष में किसी ने नहीं देखी थी। कोविड की चुनौती भी थी और उसके अलावा यूक्रेन रशिया का वॉर भी था। दोनों ही चुनौतियों में भारत ने न केवल अपनी जनता को, अपनी पॉपुलेशन को कोविड की वैक्सीन दे दी, 200 करोड़ से अधिक टीके लगा दिए, परंतु वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड बनकर एक रे ऑफ होप की तरह काम किया। आज लगभग 22-25 करोड़ वैक्सीन हमने 100 देशों को दिए हैं। दूसरा, यूक्रेन रशिया क्राइसिस, आपको याद होगा आदित्य जी क्योंकि आप फॉरेन पॉलिसी को भी बहुत कवर करती है। उस समय पर भारत एक केंद्र बना था। जेलेंस्की हो या पुतिन हो, दोनों से हॉटलाइन पर बात करनी हो, विदेश में हमारे जो छात्र पढ़ रहे थे उनको वापस लाना हो। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पड़ोसी मुल्क के लोग अपने झंडे को ले जाते हुए बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो उन्होंने भारत का झंडा उठाते हुए वो सुरक्षित वापस आए हैं, ऐसा भी हुआ है। ये दोनों क्राइसिस में भारत की स्थिति। और आज अगर आप देखें पाकिस्तान, देखिए बुनियादी फर्क यह है, पाकिस्तान ने 4A में इन्वेस्ट किया, अल्लाह, अमेरिका, आतंक और आर्मी, और हमने हिंद में इन्वेस्ट किया। हिंद का मतलब क्या है? हायर एजुकेशन, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, N फॉर न्यू टेक्नोलॉजी एंड D फॉर डेमोक्रेसी। ये दुख की बात है। ये ईयरफोन खराब नहीं है। देखिए आदित्य जी, ईयरफोन तो आपका भी, आप एंकरिंग करिए, गिर सकता है। हमें ईयरफोन से कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तानी लोग ही मजाक उड़ा रहे हैं, परंतु जनता का जो ईयरफोन है वो तो 75 वर्ष में कभी जुड़ा ही नहीं।
पाकिस्तान का जनता का ईयरफोन हमेशा डाउन ही रहा और आर्मी के ईयरफोन के सहारे चलते रहे। आज ये स्थिति जो पाकिस्तान की बनी है वो इसी की वजह से है कि उन्होंने हमेशा अल्लाह, आर्मी, आतंक, अल्लाह का मतलब यह है कि रिलीजियस पॉलिसी पर चलते रहे, आतंक की पॉलिसी को अपनाया। कश्मीर में यहां पर एक तरीके से खून बहाने के लिए भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। पाकिस्तान का पर कैपिटा जीडीपी 1960s। ठीक है, मैं एक कमेंट लूंगी, पहले दूसरे केस का एक कमेंट लूंगी, उसके बाद मैं वापस आपको फ्लोर दे दूंगी। उमर अल्ताफ, शहजाद पूनावाला ने बहुत कुछ कह दिया है, आपका जवाब? जी, कह तो बहुत कुछ दिया, अब आप थोड़ा सुनने का हौसला थोड़ा रखिएगा, ठीक है ना? ये 2 मिनट मुझे दीजिएगा ताकि मैं बोल सकूं और आप इंटरप्ट मत कीजिएगा। पहले तो आप मेरी डिबेट में आए हैं सर। उमर अल्ताफ, आप मेरे गेस्ट हैं। जी, डोंट डिक्टेट थिंग्स टू मी, प्लीज डोंट। यू स्पीक। मैं 2 मिनट बोल सकता हूं? हाँ, आप बोलिएगा, लेकिन मुझे ऑर्डर मत दीजिए कि मुझे कब बोलना है और कब नहीं। नहीं, ऑर्डर नहीं दे रहा। नो, प्लीज डोंट डिक्टेट। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मुझे 2 मिनट बोलने दें। डोंट डिक्टेट, बात रखिए और मुद्दे पर रहिए। मैंने रिक्वेस्ट कर ली, रिक्वेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करके। कोई बात नहीं, आप डिक्टेट मत कीजिए, बोलिए। चले, रिक्वेस्ट डिक्टेट करना नहीं होता, आप जरा डिक्शनरी आप अपना लहजा देखिए, लहजा देखिए और अपने शब्द देखिए, और उसके बाद मुझे सब डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया और कैसे इस्तेमाल किया गया बहुत मायने रखता है। कोई बात नहीं, मायने रखता है तो अपने एक गेस्ट को बोलने देना, ये भी बात आपके लिए मायने रखना चाहिए। तो गेस्ट को भी ये याद रखना चाहिए कि वो गेस्ट है और वो डिक्टेट करने नहीं आया या धमकाने नहीं आया। तो आप मुद्दे पर आ जाइए विदाउट वेस्टिंग इवन अ सेकेंड नाउ, प्लीज। उसको भी थोड़ी तमीज विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड, यू डोंट टीच तमीज टू एनीबडी ऑन दिस शो बिकॉज नोबडी नीड्स इट फ्रॉम यू। चुप कर जाए ना, जब आप चुप कर जाएंगे मैं बोल लूंगा। हाँ, तो मैं चुप हूँ, बोलिए, मुद्दे पर बोलिएगा। जी, पहली बात जो की ये जनरल सिन्हा ने की, ये एक बिल्कुल डिरेंज आर्मी ऑफिसर लगते हैं, जिस तरह की इन्होंने लैंग्वेज और टोन इस्तेमाल की और जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए। आप तमीज से बात करो। जब आप आतंकवाद एक्सपोर्ट करते हो हिंदुस्तान को, कसाब को भेजते हो और बोलते हो डिरेंज आर्मी ऑफिसर। अरे प्रॉब्लम तुम्हारा ये है कि जब तुम्हारा हाथ में मुड़ता हूं ना मैं, जब फैक्ट सामने रखता हूं तो तुम एकदम निरुत्तर हो जाते हो, तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं होता। तुम्हारा सही चरित्र और आईना दिखा देता हूं मैं। तुम क्या हो, तुम कितना घटिया कौम हो, नाम पाकिस्तान रखते हो और आतंकिस्तान हो तुम कितना घटिया हो, तुम हमको डिरेंज बोलते हो। कसाब को किसने भेजा? जनरल सिन्हा। जनरल सिन्हा कौन है? जनरल सिन्हा, एक सेकंड, जनरल सेकंड, बिल्कुल मैं आपका गुस्सा समझ रही हूँ। कैसे बोल सकता है डिरेंज? नहीं, एक सेकंड प्लीज। ये कैसे बोल सकता है ये? सर रुकिए ना, फकीर देश का फकीर सिटीजन, एक सेकंड, फकीर देश का फकीर सिटीजन कैसे बोल सकता है ये? जनरल सिन्हा, जब तर्कों की कंगाली होती है तो निजी अटैक होते हैं, समझिए इस बात। पर्सनल अटैक नहीं कर सकता। नहीं, सुनिए, वो कर मुद्दे पे बात करेगा तो ठीक है। ठीक है सर, बोल सकता है जनरल सिन्हा, आप गलत बोल रहे हो। जनरल सिन्हा, मैंने अभी क्या कहा? जब तर्कों की कंगाली है तो निजी हमले हैं। फकीर देश का फकीर सिटीजन, ठीक है सर। अरे कटोरे लेके भीख मांगता हूं। जनरल सिन्हा प्लीज भाषा पर कंट्रोल, प्लीज जनरल सिन्हा, आई एम सॉरी। ब्लड प्रेशर, एक सेकेंड। और उमर अल्ताफ, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड रुक जाइए प्लीज। उमर अल्ताफ, मैं आपको वार्न कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब जो मैं बोलूंगी, आप किसी पर अगर निजी हमला करेंगे, उमर अल्ताफ, अगर निजी हमला, एक सेकेंड सर प्लीज, लेट मी टॉक टू हिम। उमर अल्ताफ, ये निजी हमला करने के लिए आपको नहीं बुलाया मैंने। अगर आपको मुद्दे पर बात करनी है, क्योंकि मुझे बताया गया आप जर्नलिस्ट हैं, अगर आपको मुद्दे पर बात करनी है तो शो में यू आर मोर देन वेलकम। आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन अपने शब्दों को सोच समझकर। अदिति जी, पहले आपने बोलने नहीं दिया, अब आपके गेस्ट। अरे सर, अगर आप किसी पर पर्सनल अटैक करेंगे तो नहीं चलेगा ना सर। आपको फौज से, इंडियन फौज से चिढ़ है, ये तो मैं समझ सकती हूँ सर। आपको इंडियन फौज से और फौजियों से चिढ़ है, क्योंकि वो 1971 आप कभी भूल नहीं सकते। तो मैं समझ रही हूँ आपकी दिक्कत। आप मुद्दे पर रहिए और बोलिए मुद्दे पर, सर्टिफिकेट मत बांटिए और सिखाइए नहीं, मुद्दे पर बात करनी है, मुद्दे पर बात कीजिए। सर, मैं दर्शकों का वक्त जाया नहीं करती सर, दर्शकों का वक्त जाया नहीं करती हूँ मैं। मुद्दे पर बात करनी है, आपके पास अनदर 40 सेकंड्स है। 4 रीजन बता दीजिए आपको जिस पर आपत्ति है, प्लीज।
अब आप चुप तो कर जाए ना, ताकि मैं बोल लूं। बीच में आप इंटरप्ट कर देती हैं, सारा मोमेंटम फ्लो तोड़ देती हैं, ये कोई तरीका थोड़ी है। 10 सेकंड आपने इसी में जाया कर दिया, 30 सेकंड है आपके पास। अदिति जी, आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ईयरपीस से लेकर आपने उस पर पूरी कहानी डाल दी, ये कोई तरीका थोड़ी है। ये इस तरह का डिस्कोर्स नहीं होना चाहिए। मैं अब ये बात करूं कि आपके प्रधानमंत्री हैं, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है? वो तो कभी स्कूल ही नहीं गए। मोदी जी, आप मुझे बताएं ना, वो किस स्कूल से पढ़े हुए? क्या वो कभी स्कूल का उन्होंने चेहरा देखा है? एक ग्रेजुएट है, डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री, ग्रेजुएट है किधर के? और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी छवि बनी है, आपके प्रधानमंत्री की क्या छवि है? जरा वो भी तो देख लो। वो तो स्कूल ही ईयर प्लग तो संभलता नहीं है, मोदी जी, और राष्ट्र चलाने चले, देश चलाने चले, ईयर प्लग तो संभलता नहीं है। सर एक सेकेंड, जनरल सेना मैं जाती हूँ, दर्शक सुने, क्योंकि ये जर्नलिस्ट हैं, ये इनके तर्क हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिस्कस करने आए। वो ग्रेजुएट है मोदी जी। जनरल सेना प्लीज सुनिए, उमर अल्ताफ को बताने दीजिए कि वो कहाँ किस लेवल पर उनकी सोच जाती है, प्लीज। मैं चाहती हूँ सुने, उसके बाद मैं बताऊंगी। चाय बेच रहे थे क्या? उन्होंने बस 2 जमातें पढ़ी और आपने उनको प्रधानमंत्री चाय बेच रहे थे तो क्या हो गया? चाय बेचना गुनाह है? दिक्कत है आपको? स्कूल तो जाना चाहिए। नहीं, एक सेकंड, चाय बेचना गुनाह है? चाय बेचना गुनाह है? वो है ग्रेजुएट। सुनिए ध्यान से, एक शब्द होता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ये इंडियन डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। ध्यान से सुनिएगा उमर अल्ताफ, आपके यहाँ नहीं चलता क्योंकि फौज ही कंट्रोल करती है। आधे से ज्यादा टाइम आपको फौज ने रूल किया है, तख्ता पलट हो जाता है आपके यहाँ। आपके आधे से ज्यादा जो हेड्स ऑफ स्टेट रहे हैं वो बाहर ही रहे हैं, एग्जाइल में उन्होंने वक्त बिताया है। तो मैं समझ सकती हूँ आपको जो पीड़ा है, लेकिन ये इंडियन डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि यहाँ पर चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम एक मजबूत लोकतंत्र है, और दुनिया कहती है हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और सुनिए ध्यान से, अभी थोड़ी देर पहले तस्वीर आएगी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ उनकी मुलाकात की। प्रेसिडेंट पुतिन ने उनसे नहीं पूछा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है। प्रेसिडेंट पुतिन ने उनसे यह भी नहीं पूछा कि आप चाय बेचते थे या आप किसी 5 स्टार होटल में टी पार्टी अटेंड करते थे। ठीक है, तो वर्ल्ड डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो आप सवाल उठा रहे हैं ना, लोग हंसेंगे, इसीलिए कोई सीरियसली नहीं लेता। तारिक फतेह, आप मुझे बताएं वो इलिटरेट है या नहीं है? तारिक फतेह, आपसे सर्टिफिकेट लेंगे, लिटरेसी का सर्टिफिकेट मैं आपसे लूंगी, भारत के लोकतंत्र के लिए आपसे सर्टिफिकेट लूंगी मैं। बालाकोट का दर्द अभी ज्ञान नहीं है। प्लीज तारिक फतेह, ज्यादा पढ़े। अरे कोई बात नहीं सर, बालाकोट का दर्द यहाँ पर आतंकी, सुनिए, यहाँ पर आतंक की शिक्षा नहीं दी जाती है। हाँ, हम आपसे बहुत पीछे हैं और हमें खुशी है इस बात की कि हम पीछे हैं आतंक की शिक्षा में, बहुत खुश हैं हम इस बात से। हमें नहीं उसमें पीएचडी करनी है, बहुत खुश हैं। आप खुश रहिए इस बात पे। तारिक फतेह जी, देखिए ये पोएटिक जस्टिस है शहजाद, उसके बाद मैं दूंगी आपको फ्लो। एक बार तारिक फतेह का कमेंट, फिर मैं आपको दूंगी फ्लो। पोएटिक जस्टिस है, एंड इट इज कंटेन्ड इन दैट वन लाइन, कैन समवन हेल्प मी। ये इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है कहीं ऊपर से या कहीं से, दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप, कि या तो वो टुकड़े खा रहा है इधर उधर के, या कह रहा है कैन समवन प्लीज हेल्प मी। आप सोचिए, ये माइक्रोफोन के बारे में नहीं कह रहे थे, ये भिखारी दुनिया की महफिल में आके भीख मांग रहे थे, फॉर द सिंपल रीजन कि उस मुल्क का हर पैसा जाता है इनके जनरल्स की जेब में। इनके यहाँ तो कप्तान भी जो होता है, लेफ्टिनेंट भी होता है, ही इज फुली ऑन द पाथ ऑफ करप्शन, ताकि उसको जमीनें मिले। लोग, बच्चे फौज में जाना ही इसलिए चाहते हैं कि दे नो दैट इज द ओनली वे टू लूट दैट कंट्री एंड कीप इट एज अ बेगर ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। मुझे प्राइम मिनिस्टर शरीफ पे तरस आता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव शख्स जो कैपेबिलिटी रखता है, he will not be allowed to do anything, because अब आप देखिए यहाँ कश्मीर पे बहस हो रही है, and these people don't realize कि जिस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की ये बात कर रहे हैं, उसका पहला क्लॉज ये है कि anyone who did not live in Jammu and Kashmir on August 14, 1947 should vacate that place। ये तो पूरा अपना POJK को चीन के हाथ बेच चुके हैं, और वहां कई डिवीजन चाइनीज फौज है, बल्कि चाइनीज जेल्स तक बन गई हैं वहां, ताकि वहां का फ्री लेबर।
इन्होंने वो टेरिटरी जो चीन को बेच दी और कुछ मुफ्त में दे दी। ये कह रहे हैं कि हमारा क्लेम है कश्मीर पे। आप जरा जाके पीओके में जाके देखिए, वहां लोग पाकिस्तान फौज के अगेंस्ट किस तरह खड़े हुए हैं। उनके लिए तो उनका ईद हो जाएगी अगर वो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर कंबाइंस टुगेदर एंड दे आर पार्ट ऑफ इंडिया। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा है जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहता? जीएसएन महाज क्या है? ठीक। अब बलोचिस्तान नेशनल आर्मी को कह रहे थे, वहां तो 70 इयर्स से जंग चल रही है पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट। पख्तूनों के साथ क्या हशर किया इन्होंने कि वहां आप देखिए ड्यूरेंट लाइन इनकी बात करें, अंग्रेज की बनाई हुई ड्यूरेंट लाइन, ये अपने आप को ऐसे कहते हैं जैसे कोई हदीस लिखी गई है। इनको शर्म आनी चाहिए और ये भिखमंगों की तरह एक्सेप्ट करें कि दैट वाज पोएटिक जस्टिस। कैन समवन प्लीज हेल्प मी? ठीक है, कैन समवन प्लीज हेल्प मी, ये कह रहे हैं तारिक फतेह। तैयब बलोच जी, मैं बड़े महजूज हो रहा हूँ इस पूरी डिबेट से, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि तारिक फतेह साहब ने जो कहा उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हक़ाइक़ पर मबनी भी हैं। देखें, पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो भारत के साथ तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। देखें, वेरी ट्रूली बात, बहुत सच बात ये है कि पाकिस्तान ने एक मुकम्मल एक रजीम जो है वो तैयार की, जो दहशत गर्दाना रजीम है। लेकिन सच बात है, पूरी दुनिया कहती है, हम भी मानते हैं। देखें, इतना भारत मुतासर नहीं हुआ उस दहशतगर्दी से जितना हम पाकिस्तानी बजाते खुद इस दहशतगर्दी से मुतासर हुए। हमारे स्कूल मदरसों से लेकर मसाजिद मंदिर सारे इस दहशतगर्दी की जीनत गए हैं। और अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमारा जो साबिक वजीर आजम थे वो हमारी पार्लियामेंट में खड़े होके जो सबसे बड़ा दहशतगर्द था उसको शहीद का लकब दे रहे थे और पूरी दुनिया के लिए एक इंतहाई खतरनाक मैसेज गया। लेकिन अब जो है वो हमें सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट नजर आ रही है कि रजीम चेंज हो गया है और हमारी ये कोशिश भी है और नजर भी आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो जो है बेहतरी की तरफ जाए। देखें, इस टाइम पाकिस्तान की सूरत हाल आपने तो बयान कर दी कि हम ऑलरेडी वेंटिलेटर पे थे। हमारी मईशत जो है पाकिस्तान की ऑलरेडी वेंटिलेटर पे थी, IMF के जरिए इंजेक्शन लग रहे थे। उसके बाद तारीख का बदतरीन सैलाब आया, यानी कि सदी का बदतरीन, ये मानसून का खुद इंडिया भी बर्दाश्त करता है लेकिन हमने भी बर्दाश्त किया। तो उसके बाद पाकिस्तान की वो सूरत हाल जो है वो इंतहाई मखदूश हो गई है। इस टाइम 3 करोड़ 30 लाख लोग, जिसमें ज्यादातर सिंध और बलूचिस्तान के लोग हैं, वो उनको खैमे तक नहीं मिल रहे, उनको खाने को राशन तक नहीं मिल रहा। हमारी हालत, पाकिस्तान की हालत वाकई जो वेंटिलेटर पे पाकिस्तान था उसको इस सैलाब ने मजीद आफत ज़दा कर दी है। तो हमारी हालत बिल्कुल ऐसे हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ जो मेन चीज है, अगर हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, देखें उसमें इंडिया के अपने तहफ़्फ़ुज़ात है। हर मुल्क अपने जो उसकी फॉरेन पॉलिसी होती है, जो उसकी तरजीहात होती है, उसको फॉलो करता है। लेकिन एक बात जो सोचने की है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, वो है ट्रेडिंग विद एनिमी कंसेप्ट। देखिए, दुनिया में चीन और जापान बहुत ज्यादा रिवायती राइवल हैं, बट वो ट्रेडिंग विद एनिमी कंसेप्ट के तहत ट्रेड भी कर रहे हैं। और ये कंसेप्ट मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान और इंडिया को क्यों नहीं समझ आ रहा। और पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी की वजह से जो है वो सार्क जैसा रीजनल जो एक प्लेटफॉर्म था वो बिल्कुल डेड हो चुका है। आज पाकिस्तान सवाल ये है, जब टेररिस्ट आएंगे, जब आतंकी हमले कराए जाएंगे भारत में, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत बातचीत के टेबल पर आना चाहेगा? मेरा सवाल आपसे ये होगा। पहले शहजाद पूनावाला बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, एक कमेंट में उनका लूंगी, उसके बाद जनरल सिन्हा, प्लीज जल्दी जल्दी। आदित्य जी, देखिए, मुझे हमेशा आपके जो विदेश नीति पर चर्चा होती है वो अच्छा लगता है, परंतु पता नहीं पाकिस्तान से आए हुए मेहमान इस प्रकार की बातें करते हैं। उन्होंने अभी कहा कि हमारे प्रधानमंत्री के विषय में कुछ टिप्पणियां की। देखिए, कम से कम हमारे प्रधानमंत्री ये तो नहीं कहते कि जर्मनी और जापान का बॉर्डर एक साथ है। कम से कम यहाँ पर जो हमारी शिक्षा की जो संस्थाएं हैं वो आतंक का तालीम तो नहीं दे रही, जैसे वहाँ पाकिस्तान के मदरसों ने तालिबान को खड़ा किया है। तो मुझे लगता है, देखिए, आज आप एक सुई नहीं बना पा रहे। हमने एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिजीनियस बना दिया है। एक सेकेंड उमर अल्ताफ जी, थोड़ा सा सुनने का भी धैर्य कीजिए ना। आप थोड़ा सुनने का भी तो धैर्य कीजिए। नहीं, आप देखिए कहां तक, अगर आप बंद करें, मेरी बात तो सुन लीजिए सर। मैं तो आपके बीच में नहीं बोला, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला। शहजाद एक सेकंड रुकिएगा, आपने उसके बाद एटलीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू। वन सेकंड ब्रिगेडियर नवाज, मैंने शुरुआत में ही सर आपको 5 मिनट दिए,
शुरुआत में ही 5 मिनट ही सर आपको इंतजार, अगर 6 गेस्ट हैं सर तो हर गेस्ट यहाँ बोलने के लिए ही आया है। ब्रिगेडियर साहब हर गेस्ट यहाँ बोलने के लिए ही आया है। और जो सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं वो यहाँ पर बीजेपी की सरकार है भाई, बीजेपी की सरकार है, उनको स्पोक्सपर्सन नहीं बोलेंगे क्या जवाब नहीं देंगे सर? आपको वक्त मिला है ना, आप इंतजार कीजिए सर, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैंने वेट किया, आपने आप सेकंड टाइम सबको टाइम दे रहे हैं सर, तो मैं सेकंड टाइम किसी को टाइम नहीं दे रही हूँ। शहजाद का सेकंड जवाब है, सिर्फ शहजाद पूनावाला का सेकंड जवाब है। एंड प्लीज डोंट मी एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स प्लीज। I expect this kind of understanding from my guests. I don't listen to your bully. अरे सर, बुली कौन कर रहा है तो दुनिया देख रही है। आप बुली कौन कर रहा है सारी दुनिया देख रही है। बुली कौन कर रहा है तो आप उस डिबेट में मत जाइए कि बुली कौन है। बुली कौन है ये पूरी दुनिया देख रही है। प्लीज डोंट ट्राई दिस ऑन, प्लीज डोंट ट्राई इट ऑन दिस शो। आई एम रिक्वेस्टिंग यू ब्रिगेडियर नवाज, प्लीज डोंट डू इट। आपकी मर्जी है। देखें, आपको बात रखने के लिए बुलाया, आपने बहुत वक्त जाया किया। इतनी देर में शहजाद पूनावाला की बात पूरी हो जाती है और मैं आपको मंच दे सकती हूं। तो प्लीज इंतजार कीजिए। मैं नहीं सुन पा रही हूँ साहब, आप क्या कह रहे हैं, मैं नहीं सुन पा रही हूँ सर। आपको जवाब देना पड़ेगा तो सुनना पड़ेगा ना सवाल सर, सवाल सुनना पड़ेगा। वाद विवाद में आए सर, भाषण के लिए नहीं बुलाती मैं, वाद विवाद के लिए बुलाती हूँ प्लीज। अभी जनरल सिन्हा ने भी एक ही जवाब दिया है, उन्होंने भी एक ही जवाब दिया है, तो इंतजार कर लीजिए। शहजाद पूनावाला, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इंटिमिडेटेड, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इंटिमिडेटेड प्लीज। शहजाद पूनावाला, कोई बात नहीं सर, आप इंतजार कर सकते हैं, करिए सर प्लीज। देखिए अदिति, आई वुड गिव यू द फ्लोर। देखिए अदिति जी, शहजाद पूनावाला, अगर यहां पर बैठे कुछ पैनलिस्ट को इतना ही घमंड है और उनको लगता है भारत इतना अशिक्षित है, उसके प्रधानमंत्री इतने अशिक्षित है, तो कोवैक्स के इनिशिएटिव के जरिए इनको 4.5 करोड़ वैक्सीन डोजेस भारत से बनाकर दिए गए हैं। पाकिस्तान में एक भी कोविड का वैक्सीन का डोज बना है क्या? बनाने की हैसियत भी है क्या? अगर आप में इतना घमंड है तो मत लीजिए, वो वैक्सीन लौटा दीजिए कोवैक्स को, वो किसी और देश को, सूडान को दे देंगे, सोमालिया को दे देंगे, वो बाकी देश को भी हम ही दे रहे हैं। आपके यहाँ पर बन रहा है तो बता दीजिए। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ और अच्छे स्पिरिट से कहना चाहता हूँ, एक सेकंड सुन लीजिए सर, बार बार इंटरप्शन करने से कोई आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, थोड़ा सा सुन लीजिए। पाकिस्तान आज एक फेल्ड आइडिया है। आप देखिए पाकिस्तान बना किस आधार पर बना था पाकिस्तान, कि ये अपने आप को स्वयंभू सबसे बड़ा इस्लामिक कॉजेस का एक देश बताते थे, अपनी वॉइस बताते थे। बांग्लादेश बना है, वो कौन सा मुल्क है? वो भी एक मुस्लिम मुल्क है। और आज जो चाइना में मुसलमानों के खिलाफ लगातार अत्याचार हो रहे हैं, मजाल है शहबाज शरीफ की, मजाल है इमरान खान की, मजाल है पाकिस्तान के पूरे डीप स्टेट में किसी की भी, कि वो एक शब्द बोल दे चाइना के खिलाफ जो जिंजियांग प्रोविंस में हो रहा है। उल्टा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हमारी जमीन है, वहां पर चाइना को लाकर चाइना के लोग उनको डंडे पीट के, वहां पर उर्दू भाषा भी नहीं बोली जाती, वहां पर तो अब चाइनीज भाषा में उनको सिखा रहे हैं। इस पर जवाब ये उनकी हकीकत है। मैं वापस आपको फ्लो दे दूंगी, जनरल सिन्हा आपको भी फ्लो दूंगी प्लीज, लेकिन उससे पहले ब्रिगेडियर नवाज। देखें, बात यह है कि आप जो ये बात कर रहे हैं कश्मीर में क्या कर रहे हैं आप लोग मुझे बताएं। हमने आपके सामने खुद आपने कहा बायलैटरल इश्यू हो गया मसला। आप जब गुलबशन यादेव को पाकिस्तान में भेजेंगे, बीएलए और बीएलएफ को आप सपोर्ट करेंगे, टीटीपी को अफगानिस्तान से सपोर्ट करेंगे, तो आप कैसे नेबर अच्छे बनेंगे? और कश्मीर में वादे के कब्जा तो आपने किया, कश्मीर में जो हमारे मुल्क कश्मीर में क्या प्रॉब्लम है? हमारा आपके कश्मीर में लोग जब मरते हैं वो पाकिस्तान के झंडे में अपने आप को दफन करते हैं। ये मोहब्बत है उनकी पाकिस्तान के लिए। जब आपको पैलेट गन से मारेंगे, उनको शहीद करेंगे, उनको डेमोग्राफी चेंज करेंगे, वो आपसे कैसे मोहब्बत करेंगे? वो हथियार तो उठाएंगे, उनका राइट भी है। यही बोलने के लिए आप इतनी देर से बेचैन थे, इसी प्रोपेगेंडा के लिए। बिल्कुल। और ब्रिगेडियर नवाज, एक सेकंड रुकिए साहब, प्लीज रुकिए। ये जेनेवा कन्वेंशन में राइट है कि किसी मुल्क पे कब्जा कर लो, वो आर्म स्ट्रगल कर सकते हैं, ये उनका राइट है। आपके हिंदू स्टेट में किसी को पैलेट गन से मारा आपने, आपने पैलेट गन से हिंदू स्टेट में किसी सिंधु को मारा आपने, कश्मीरियों को मार रहे हैं आपने, पूरी डेमोक्रेसी चेंज कर दी है। आप वहां पर पंडित लाके वहां बात कर रहे हैं, उनका कारोबार खत्म कर दिए। सुनिए, आप पंडितों के बारे में क्या जानते हैं ब्रिगेडियर नवाज, जरा बताइए मुझे सब पता। क्या पता है? नहीं, मैं सुनना चाहती हूँ पंडितों के बारे में आप क्या जानते हैं? चले गए थे, ये खुद छोड़ के चले गए थे और अब आप इनको वापस लेकर आए जब आपने कब्जा कर लिया। अब बोलने लगे, ठीक है। किसी का सिर से उसकी छत छीन लेना, लाखों की संख्या में लोग अपने घर रातों रात छोड़कर चले जाएं, और आप यहाँ पर ज्ञान देंगे कि अपनी मर्जी से घर छोड़कर चले गए। ये आप ज्ञान देंगे यहाँ पर?
आप ही के हथियार थे, आप ही का प्रोपेगेंडा था, आप ही का रेडिकलाइजेशन था, और आप ही के टेररिस्ट थे, आप ही के टेररिस्ट थे जिन्होंने मजबूर किया और उनके सर से छत छीन ली, उनके सर से छत छीनने का काम आपने किया था, और आप यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। लर्न टू लिव लाइक अ पीसफुल कंट्री, लर्न टू लिव लाइक अ गुड नेबर। आई थिंक ब्रिगेडियर नवाज को इतिहास पढ़ने की जरूरत है। महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइड के हिंदुस्तान के साथ, पूरा क्षेत्र अप टू तिब्बत हिंदुस्तान का है। हु आर यू? आपका जम्मू एंड कश्मीर से क्या रिश्ता है? हु आर यू? मुझे ये प्रश्न का उत्तर दो। 26 अक्टूबर 1947 को पूरा जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग तिब्बत, इंक्लूडिंग अक्साई चीन, इंक्लूडिंग पीओके हमारा है। इसलिए क्या बोलते हो? आपका इतिहास जानते हो? आपको हरि सिंह जी ने आपको क्षेत्र दिया क्या? ये क्या बोलते हो? कंटेंशियस इशू है, विवादित क्षेत्र है। जो जमीन हमारा है वो विवाद का क्षेत्र कैसे हो गया? जो हमारा जमीन है, जो हमारा जमीन है, उसके बाद आप लोग कहते हो कि जम्मू एंड कश्मीर पे बात करो। क्यों बात करें? जो हमारा है उस पर क्यों बात करें? जो हमारा है हम क्यों बात करें आपसे? ये हमारा जमीन है, हम अपने जमीन की मलकियत पे किसी से एडवाइस नहीं लेंगे कि हमारा जमीन है कि नहीं है। अरे क्या बात करते हो? जितना तुम्हारा आर्थिक व्यवस्था चौपट है उतना तुम्हारी ज्ञान भी चौपट है, वो तुम्हारी आर्मी भी चौपट है। हारी हुई आर्मी जो हर एक जंग हारती है, और तुम्हारा जो ज्ञान देख रहा हूं मैं ब्रिगेडियर साहब, आप इतिहास पढ़ो थोड़ा सा। महाराजा हरि सिंह को थोड़ा सा करो, नहीं कर सकते तो मेरे शागिर्द बन जाओ, मैं तुम्हें ज्ञान दे दूंगा कि सत्य क्या है। यूनाइटेड नेशंस में जैसे तारिक फतेह साहब ने कहा, तो वो भी सुन लो उनकी बात। ज्ञान कुछ नहीं है और खाली इस तरह की बातें करते हैं। ब्रिगेडियर नवाज, थोड़ी देर पहले आप कश्मीरियों की बात कर रहे थे ना, कश्मीरियों की बात कर रहे थे। कश्मीरियों के लिए आपका दिल धड़कता है। कश्मीर बिल्कुल क्यों नहीं है? कश्मीर पाकिस्तान नहीं है। एक सेकंड रुकिए ना जनरल सिन्हा, प्लीज प्लीज सर, प्लीज। आई वांट हिम टू बी ऑन फैक्ट। कब्जा कर लिया। पंडितों को आप कहते हैं कि वो अपने घर खुद छोड़कर चले गए। मकबूल शेरवानी को जानते हैं आप? नाम सुना है? सबको जानता हूँ। हाँ, बताइए कौन थे मकबूल शेरवानी? आपने मुझे ये बताइए कि बुरहान वानी के साथ क्या किया? अरे मकबूल शेरवानी का नाम लिया है मैंने, बुरहान वानी कहाँ सुन लिया आपने? मकबूल शेरवानी, मकबूल शेरवानी को जानते हैं आप? मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, ये ऐसे हो रहा है कि पूछ रही हूँ सवाल जीके का, जवाब आप मुझे दे रहे हैं साइंस का। सुनिए ब्रिगेडियर नवाज, ब्रिगेडियर नवाज, एक बार फिर से सुनिए मेरा सवाल, एक बार फिर से सुनिए मेरा सवाल। अरे सर, मकबूल शेरवानी को आप जानते हैं या नहीं? आप कश्मीरियों के लिए आपका दिल धड़कता है। मैं तो कश्मीरियों की बात कर रही हूँ। चलिए, मैंने आपको क्लू भी दे दिया। मकबूल शेरवानी का नाम सुना आपने? मकबूल शेरवानी को जानते हैं ब्रिगेडियर साहब? एक सेकंड प्लीज, क्या कह रहे हैं? एक सेकंड तारिक फतेह प्लीज प्लीज। आपको शर्म आनी चाहिए तारिक फतेह। नहीं, ब्रिगेडियर नवाज, ब्रिगेडियर नवाज, उन्हें किस पे शर्म आनी चाहिए छोड़ दीजिए, वो जनता तय कर लेगी। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मकबूल शेरवानी को जानते हैं आप? I haven't heard much about him, Maqbool Sherwani. I don't know much about him. And you are talking about Kashmiris? Yes, I am talking about Burhan Wani. I am talking about Ali Gilani. आज आपके लिए ये होमवर्क है ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब, आज आपके लिए होमवर्क है। मकबूल शेरवानी वो नौजवान था जिसने आपकी फौज को घुमा दिया था, आपके कबीलियाई को घुमा दिया। हमारी फौज को कोई घुमा नहीं सकता। पढ़िए ना, उसका नाम हुसैन लाइन ऑफ बारामूला के नाम से जाना जाता है। आप कश्मीरियों की बात करते हैं। आप सुनिए, चलिए, क्या आप नहीं जानते? आज मैं चाहती हूँ कि कश्मीरी भी देखें इनका दिल, इनके क्लेम और इनकी नॉलेज कश्मीर के बारे में। चलिए, मकबूल शेरवानी को आप नहीं जानते, कोई बात नहीं। राइफलमैन औरंगजेब का नाम सुना है आपने? ये आप कहाँ अपने मर्जी के नाम निकालते हैं? ये मेरी मर्जी के नाम है, बेहतरीन। एक सेकेंड, लेफ्टिनेंट उमर फैयाज का नाम सुना है आपने? मैंने सब कश्मीरियों के नाम सुने। सब लेफ्टिनेंट उमर फैयाज कश्मीरी नहीं थे? लेफ्टिनेंट उमर फैयाज कश्मीरी नहीं है? सब पाकिस्तानी कश्मीरी हैं। बुरहान वानी का नाम सुना आपने? ये तो बताइए। अली अहमद गिलानी का नाम सुना? डीएसपी अयूब पंडित का नाम सुना है आपने? करने दिया था। नहीं, आप सुनिए ना, डीएसपी, ये देखिए, इसको कहते हैं, ये मकबूल शेरवानी को नहीं जानते, ये राइफलमैन औरंगजेब को नहीं जानते, ये लेफ्टिनेंट उमर फैयाज को नहीं जानते, ये डीएसपी अयूब पंडित को नहीं जानते। कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे? क्योंकि ये हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर, अजमल कसाब, इन्हें जानते हैं।
यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। जल्दी से कमेंट जनरल सिन्हा आपका, उसके बाद तारिक फतेह, प्लीज जल्दी जल्दी। आपने जो अदिति इन चारों का नाम लिया, ब्रिगेडियर नवाज नहीं जानते हैं क्योंकि वो आतंकी नहीं है। आज के बाद आज उनके लिए होमवर्क है, नहीं है। अब ये इनके लिए होमवर्क है, भारतीय होमवर्क करेंगे कश्मीरियों के बारे में। आज आके थोड़ा पढ़ाई कर रहे ना इतिहास का, अगले बार हिंदुस्तान के टीवी पे आते हो तो थोड़ा पढ़ाई कर लिया करो यार। ब्रिगेडियर रैंक का मखौल उड़ाते हो, इतना अज्ञानी बनते हो, मतलब पता नहीं कौन सी आप सेना के ब्रिगेडियर हो, आप कुछ पता नहीं यार, कुछ पढ़ाई कर लिया कर भाई। नवाज साहब थोड़ा पढ़ाई कर लिया करो हिंदुस्तान टीवी पे आने के लिए। यहाँ अदिति ऐसे बहुत रिसर्च करके आती है ये, और बहुत आप इनको घेर नहीं सकती, ये आपको घेर लेंगी। आप इतना डोंट मेक अ फूल ऑफ योरसेल्फ, आप ना बेवकूफ मत बनाओ हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स पे। थोड़ा पढ़ाई करके आया करो, सत्य बोला करो, झूठ का जो जिलेबी छानोगे यहाँ नहीं चलेगा, तुम्हारे पाकिस्तान टीवी पे चलेगा, आदिति के सामने नहीं चलेगा। ये बहुत रिसर्च करती है, समझे? तो ये पढ़ाई करो पहले कि कौन कौन कश्मीरी हैं, और ये एजेंडा जो जम्मू एंड कश्मीर का एजेंडा लेके चलते हो ये नहीं चलेगा। अब तो 370 से इतना पेट में दर्द लगता है, 370 हटने से इतना पेट में दर्द, अभी तो और भी तुम्हारी पूछ टटोरी जाएगी। पूछ आप क्या है? अरे जल्दी से कमेंट, ब्रिगेडियर नवाज थोड़ा पढ़ लो, जल्दी से कमेंट यहाँ पर, जल्दी से कमेंट तारिक फतेह, उसके बाद शहजाद पूनावाला, प्लीज जल्दी जल्दी। तारिक फतेह ने क्या करने इंडियन ने? अरे आपको बड़ी तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है ब्रिगेडियर नवाज, आप पहले पढ़ लीजिए, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा लायन ऑफ बारामूला के बारे में, कुछ भी बोलने से पहले कश्मीरियों के बारे में, और भूल कर भी कुछ ऐसा मत बोल दीजिएगा कि कश्मीरी हर्ट हो जाए, ये समझ लीजिए। कश्मीर हर्ट होते हैं आपसे जो तारिक फतेह भाई ब्रिगेडियर, जारी ब्रिगेडियर खामोश, सरेंडर करने के मौका दे देंगे इंडिया वाले, कोई मसला नहीं है। एक कश्मीरी नहीं है पीओके में कश्मीरी जबान बोलने वाला, नॉट वन। ये ऐसा है इनका कश्मीर कि इन्होंने पूरी भाषा की जबान इरेज कर दी। बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ। इनका ऑडियो थोड़ा सा डाउन रखें, ये कुछ भी बोल देंगे, यहाँ कोई सुन नहीं पा रहा है इन्हें, प्लीज तारिक फतेह की आवाज दे दें। हाँ, ये एक शख्स नहीं है पूरे पीओके के अंदर जो कश्मीरी जबान बोल सके। इन लोगों का सिर्फ एक काम है कि दे इरेडिकेट एनी कल्चर, एनी लैंग्वेज, एनीथिंग दैट डज नॉट सन आर्मी। पाकिस्तान आर्मी एक्चुअल ऑक्यूपेशन करती है पाकिस्तान का, वहां के लोगों का। ये निहत्ते सिविलियंस को मारना जानते हैं। इनके जितने मेडल आप देखेंगे जंगों के नहीं हैं, ये सिविलियंस, निहत्ते सिविलियंस को, पाकिस्तानी को मारने के इनका मेडल होता है। चाहे ये सिंध में मारे, बलोचिस्तान में, और ये तो बांग्लादेश को भूल भी गए। कश्मीर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान बना था ढाका के अंदर, तुमने वो छोड़ के आ गए, सरेंडर करके आ गए कि भाई खाना रोटी दे दो हमें कुछ नहीं यहाँ मिल रहा। यू हैव नो शेम, नो डिग्निटी, दैट द कंट्री दैट डिफीटेड यू, द मुक्ति बाहिनी दैट थ्रू यू आउट ऑफ दैट लैंड, आप कह रहे हैं कि कश्मीर आपका है। अरे क्लेम करना है तो ईस्ट पाकिस्तान क्लेम करो ना, हिम्मत है तो जाके लड़के दिखाओ। सिविलियन से कैसे लड़ते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? सिविलियन पे गोलियां चलाते हो, मारते हो उनको सड़कों पे। सिंध में क्या कर रहे हो? बलूचिस्तान में क्या कर रहे हो? एक डॉक्टर अल्लाह नजर ने तुम्हारा नाक में दम किया हुआ है, सारे बलोच एग्जाइल में बैठे हुए हैं और तुम ठाठ कर रहे हो। चीन, उन्हीं की दौलत चीन को बेच रहे हो आगे। गवादर पोर्ट पे नेवल बेस बनवा दिया तुमने, बगैर किसी हया के, शर्म के। वहीं की औरतों को रेप करते हो। 50,000 बलोच बच्चों को गायब कर दिया और उनको फॉल्स मिलिट्री काउंसिल क्लैशेस के अंदर डेड बॉडीज प्रेजेंट कर देते हो। सिंध के अंदर कहां गई हैं वो सारी जिनको अरेस्ट किया? अभी कल एमक्यूएम के लड़के निकले, 6 साल पहले अरेस्ट किया था, द डेड बॉडीज वर फाउंड। कराची के लड़के, क्या बात करते हैं आप? समबॉडी हेल्प मी, ये याद रखिएगा, ये आपका मोटो। चलिए, अभी आप कह रहे थे ना कि बांग्लादेश क्लेम करके दिखाओ, वहां भी इंडियन फौज के सामने सरेंडर कर दिया था और शो में भी सरेंडर कर दिया, और ब्रिगेडियर नवाज जो है वो मैदान से चले गए हैं। जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर शहजाद पूनावाला आपका, और उसके बाद उमर अल्ताफ, उसके बाद 10 सेकंड मुझे भी देना। जी जनरल सिन्हा मैं दूंगी उसके बाद। देखिए मैं चाह रहा था कि अगर ब्रिगेडियर नवाज रहते तो मैं उनसे पूछता कि अभी तक उन्होंने चीन जो कर रहा है
ये सवाल आप उमर ये तो अल्ताफ उनकी से पूछ पाकिस्तानी फौज की सबसे बड़ी खास नहीं, पर उनके आर्मी की एक खासियत हमेशा रही है, भारत के सामने हमेशा मैदान छोड़कर ही भागना पड़ा है उन्हें, तो अच्छी बात है। पर देखिए ऐसा है कि आज भी कोई भी यहां पर बैठा हुआ पाकिस्तानी एक भी बार चीन के खिलाफ जो वो अत्याचार करता है वहां के मुसलमानों पर एक भी शब्द नहीं बोल पा रहा है। मैं उमर अल्ताफ से पूछना चाहता हूं, चलिए ब्रिगेडियर साहब चले गए, आप आसमा शफीक को जानते हो? आसमा शफीक, अरे भाई कश्मीर के मुसलमानों की चिंता, बाकी के मुसलमानों की चिंता करने से पहले अपने मुसलमानों की चिंता कर लेते। ये वो लड़की है जो यूक्रेन में फंसी हुई थी, बताओ किसने उसको रेस्क्यू किया? भारत ने। भारत का तिरंगा लेकर वो गई, तब वो रेस्क्यू हो पाई। ये हकीकत है। आज आप आंख बंद करके कल्पना कीजिए भारत और पाकिस्तान की, हालांकि एक लाइन में अब उन दोनों को रखा नहीं जा सकता, पहले हाइफनेट किया जाता था पर अब ये डी हाइफनेट हो चुके हैं रिलेशन। आप अगर आंख बंद करके सोचेंगे तो पाकिस्तान के लिए आपके मन में आएगा टी फॉर टेरर और इंडिया के लिए आएगा टी फॉर टेक्नोलॉजी। आज मैक्सिकन प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं कि भारत को केंद्र बनाओ अमन और शांति का पूरे दुनिया का, चाहे उस कमेटी में दूसरे भी लोग हो जाए, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल आ जाए, बाकी लोग आ जाए, ताकि अमन और शांति की बात करनी है तो पाकिस्तान नहीं भारत उसके केंद्र में है, परंतु टेरर अगर बात करनी है तो पाकिस्तान उसके केंद्र में है। पाकिस्तान एकमात्र चीज जो एक्सपोर्ट कर पाया है इतने वर्षों में वो टेररिज्म है। आपने अपनी अर्थव्यवस्था पर, अपने लोगों पर, अपनी डेवलपमेंट पर कोई फोकस नहीं किया और आज इसीलिए आप स्थिति में खड़े हैं। बहरहाल आज एससीओ उसका एक और नजारा है कि आपकी क्या स्थिति बन चुकी है और कहां भारत है। ठीक है, आपको जवाब देना चाह रहे उमर अल्ताफ। देखिए, ये शहजाद पूनावाला ये कहते हैं कि मुसलमान है ये, और ये एक मुसलमान, भारतीय मुसलमानों के कातिल मोदी को जिस तरीके से डिफेंड करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। एक सेकेंड उमर अल्ताफ, ये किस तरह की भाषा है? ये देखिए, ये किस तरह की भाषा है? क्या भाषा है ये? मुस्लिम एंगल लेना शुरू कर दिया, आपने शुरू कर दी सांप्रदायिकता, मुस्लिम एंगल लेना शुरू कर दिया। दिखा आप मुद्दे पर ये मुद्दे नहीं है ना, मुद्दे पर आप जवाब नहीं दे सकते, अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। नहीं दे सकते तो आप इस तरह के प्रोपेगेंडा बेस्ड अपना प्रोपेगेंडा चलाने लगते हैं, अनर्गल आरोप लगाने लगते हैं। ये किस तरह की भाषा है उमर अल्ताफ? ये क्या है? नहीं, ये आप समझिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं, जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं, उस शख्सियत के साथ दुनिया के सुपर पावर्स बैठती हैं। तो आप मुझसे ये कह रहे हैं इस डिबेट में आकर कि आप जो आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल आरोप, ये कितने बेबुनियाद हैं और कितने झूठे हैं और कितने खोखले हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप मुद्दे पर रहें और सिर्फ मुद्दे पर रहें। अमर मैं बताता हूं, शहजाद पूनावाला पहले हिंदुस्तानी है, फिर उसका धर्म है इस्लाम का नाम सुने, आप समझा करो। मार देगी शहजाद पूनावाला पहले हिंदुस्तानी है, देशभक्त है, ये समझो। आप मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू कर दिए। यहाँ भी डिवाइड एंड रूल है, तो इनके यहाँ कौन से मुसलमान सुरक्षित हैं? इनके यहाँ कहाँ मुसलमान सुरक्षित हैं? ये बता तो दे। शिया सुन्नी की लड़ाई पर बात कर लें थोड़ा सा, माइनॉरिटीज के स्टेटस पर बात कर लें। ये बोलने की स्थिति में है क्या? ये बोलने की स्थिति में इनका रिकॉर्ड इन्हें रखा है क्या? इनका रिकॉर्ड इन्हें मुंह चिढ़ाता है। आप मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर बात कीजिए। जो अभी सवाल पूछा आपसे उमर अल्ताफ, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ सवाल था शहजाद पूनावाला का, उस पर जवाब दीजिए। दुनिया को ये मत बताइए कि आप धर्म से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जी अभी जी मोदी जी जो है ना, आपकी लिंच मॉब जो चला रहे हैं, बड़ी टेक्नोलॉजी है ये भारत में। गोश्त खाने पे मुसलमानों को मारना, ये टेक्नोलॉजी है। कहाँ पे सुनते हैं आप ये सब? ये कौन पढ़ाता है आपको? पाकिस्तानी फौज पढ़ाती होगी अपनी नाकामी छिपाने के लिए। ये कौन सी किताब पढ़ लेते हैं आप? कहाँ से पढ़ते हैं इतिहास और कहाँ से हासिल करते हैं जीके? कौन सी मैं ये जानना चाह रही हूँ। कौन सी लाइब्रेरी है इनकी? ये शहजाद जो है, इसको अपनी जान का खतरा है मोदी से। अच्छा, इसलिए ये तभी डर के मारे। ओह माय गॉड, शहजाद पूनावाला डरे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। शहजाद पूनावाला, उमर अल्ताफ डरे हुए, शहजाद पूनावाला मुस्कुरा रहे हैं। और अब आप शहजाद पूनावाला की जुबानी सुनिए, उनकी डर की कहानी कि कितने खौफजदा वो हैं, कितने सहमे हुए हैं शहजाद पूनावाला। इसकी कहानी देखिए, उमर अल्ताफ की समस्या यह है कि उनके मन में हिंदू विरोध और हिंदू नफरत इस प्रकार से कूट कर भरा है कि आज वो मोदी के लिए प्रकट हो रहा है। ये उनकी गलती नहीं, ये इनको सिखाया गया है, ये इनको बताया गया है। मैं उमर अल्ताफ से एक ही बात पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान में आगा खानी जो मारे जाते हैं वो कौन मार रहा है?
वहां पे जो शिया मारे जाते हैं वो कौन मार रहा है? अहमदिया जो मारे जाते हैं वो कौन मार रहा है? भारत की तुलना मत कीजिए आप। भारत में जब उज्ज्वला गैस सिलेंडर मिलता है तो वो मिलता है शबनम को भी और शिल्पा को भी। जब शौचालय बनते हैं तो वो मोहम्मद के भी घर पर बनता है, मोहित के भी घर पर बनता है। जब राशन 80 करोड़ लोगों को दिया जाता है तो खान को भी मिलता है और गुप्ता को भी मिलता है। ये भारत की ताकत है। भारत की ताकत ये है कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं उमर अल्ताफ कि आपके देश में कोई अहमदिया प्रधानमंत्री बन सकता है? कोई अहमदिया आपके देश में कैबिनेट में आ सकता है क्या? चलिए मैं आपको दूसरा सवाल पूछ लेता हूं, बाकी सब छोड़ दीजिए। कहां वो देश है, कौन सा वो देश है जहां पर लोग लटक लटक कर पहिए पर, एयरक्राफ्ट के पहिए पर लटक लटक कर भाग रहे थे? वो तो अफगानिस्तान था। वहां पर कौन सी आबादी है, कौन सी बहुमत है वहां पर, किसकी बहुमत है, कौन सी ज्यादा जनसंख्या है वहां पर? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, केनिया, लिबिया, सोमालिया, सुदान, ये सारे मुल्कों में कोई वहां पर हिंदू है क्या? वहां पर कोई हिंदू है क्या? वहां पर क्यों तकलीफें हैं? वहां पर क्यों वहां पे समस्याएं हैं? जरा आत्मचिंतन कीजिए, जरा आत्मचिंतन कीजिए। जवाब लीजिए जरा। आप खौफ ज्यादा है, आप प्रेशर में बोल रहे हैं ये सब। उमर अल्ताफ के मुताबिक कोई बात नहीं, मुस्कुराहट के साथ आप बोल पा रहे हैं। उमर अल्ताफ का जवाब लीजिए आप। जी, इन्होंने कहा पाकिस्तान में कोई अहमदिया वजीर आजम प्रधानमंत्री बन सकता है, उसका जवाब है नहीं बन सकता। मगर पाकिस्तान में मोदी जैसा एक आतंकी और कातिल जो है वो भी। सुनिए, आपके पास सिर्फ इसी तरह की सस्ती भाषा, इस तरह की सस्ती भाषा है आपके पास। अगर आप अपने शब्दों पे लगाम लगाओ, भाषा का इस्तेमाल करने वाले। एक सेकेंड, हाफिज सईद हीरो होगा आपके देश का? हाफिज सईद हीरो है उमर अल्ताफ आपके देश का? वो एक कातिल है। हाफिज सईद हीरो नहीं है, वो हाफिज सईद हीरो नहीं है। मसूद अजहर, मगर मोदी नहीं मसूद अजहर, मोदी भी एक नहीं मसूद अजहर, मोदी को भूल जाइए, नरेंद्र मोदी को भूल जाइए। आपसे मैं पूछ रही हूँ, मसूद अजहर हीरो है आपका? नहीं है, मैं नहीं मानता मसूद अजहर और हाफिज सईद को भी हीरो। सैयद सलाउद्दीन होगा फिर। सैयद सलाउद्दीन जी, वो भी नहीं है। मोदी ओसामा बिन लादेन? नहीं, वो भी नहीं है। अल जवाहिरी? मोदी एक आतंकी है। कसाब? नहीं, वो भी नहीं है। मोदी एक आतंकी है या नहीं? आपके पास कोई लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं है और आप यहाँ पर आकर अगर सिर्फ इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो साहब को इस डिबेट से बाहर कर दीजिए, क्योंकि साहब के पास तथ्यों की कोई जानकारी नहीं है। थोड़ी देर के लिए तो तथ्य से दूर रहा जा सकता है, लेकिन जनता का कीमती वक्त पर्सनल अटैक्स में जाया नहीं किया जा सकता है। और इस बात को स्पष्ट करते हुए पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता। और ये वो व्यक्ति है जो क्लेम करता है कि वो पाकिस्तान में जर्नलिस्ट है। तब आप समझ लीजिए, यहां पर सवाल उठेगा, पाकिस्तान में जो इतिहास पढ़ाया जाता है और जो जीके की किताब पढ़ाई जाती है, दोनों पर सवाल उठेंगे कि कौन सी लाइब्रेरी में पढ़ाए जाते हैं। जल्दी से एक कॉमेंट तारिक फतेह आपका, और उसके बाद तैयाब बलोच। देखिए, इनका जो कसूर नहीं है, क्योंकि मैं तो वहाँ पैदा हुआ हूँ, आई डिड माई स्कूलिंग देयर। वहाँ सिवाय हिंदुओं के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ आपको बचपने से 3-4 साल की उम्र से, किंडरगार्टन से, दे ब्रेन वॉश यू इनटू बिलीविंग कि कुफर कौन है, काफिर कौन है। कि यहाँ तक बात जाती है कि ये लफ्ज मैंने हिंदुस्तान में भी मुसलमान की मस्जिदों में भी सुना है, खुतबों में सुना है कि कुफर जो है वो नीस्त तो नाबूद होगा और इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान की मस्जिदें, ये मंदिर सारे टूटेंगे और वो जो गज़वा हिंद है उसके तहत पूरा हिंदुस्तान एक मुस्लिम मुल्क बनेगा। दिस इज द ड्रीम चाइल्ड इन विच दे लिव इन एंड विच दे प्रोपगेट। और जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, इट इज नॉट द लैंड और द पीपल दे वांट। इनको सवाए टेरिटरी के, डिवॉइड ऑफ कल्चर, ये तो पर्शियन सिविलाइजेशन को तबाह करने वाले लोग हैं। इनके अंडर तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन खत्म हो गई। इनको दुख ये है कि 800 साल में ये जो दुनिया की एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जिसको हम इंडियन सिविलाइजेशन कहते हैं, वो क्यों नहीं मर गई। इनको दुख इस बात का है कि हिंदुस्तान की जो सिविलाइजेशन, जो आखिरी एंशिएंट सिविलाइजेशन, वो मर क्यों नहीं जाती। आप इनकी जहनियत को समझिए, ये ब्रिगेडियर हो जाएं, जनरल हो जाएं या इमरान खान हो जाएं, they will never rest till that brainwashing that occurred when they were 3-4 years old is taken away.
ये इसीलिए कह रहे हैं कि शहजाद जो है बात कर रहे हैं ढंग की, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो डर रहे हैं। यानी आप कोई सच बोले पाकिस्तान में, वो इंडिया का एजेंट कराया जाता है। दैट इज वाई आई टेक इट एज अ पीस ऑफ ऑनर व्हेन दे से कि यू आर एन इंडियन एजेंट। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं तो इंडस पे पैदा हुआ हूं। तुम कम बखत आए किसी तैमूर की टोले के ऊपर घोड़े पे बैठ के, हम तो यहां पैदा हुए थे, यहीं मरेंगे, हमारी राख भी इसी इंडस रिवर में जाएगी, हम दफनाने के लिए भी तैयार नहीं है इस मनहूस मुल्क के अंदर। ये सिर्फ सिविलियंस को और गरीब लोगों को मारना जानते हैं। हशर देखिए कि गुर्बत ही खत्म हो रही उस मुल्क से। टेंट नहीं है, खाने को नहीं है, औरतें बेचारी, टॉयलेट नहीं है कहीं उस मुल्क में, और ये बैठे टैंक खरीद रहे हैं, जहाज खरीद रहे हैं, F-16 को रिफर्बिश कर रहे हैं। ठीक है, बेशरम बेगैरत। इसी बीच बड़ी खबर है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान है ये, FATF लिस्ट से बाहर आने की उम्मीद है, वे लिस्ट में है पाकिस्तान, वहां से बाहर आने की उम्मीद जता रहे बिलावल भुट्टो जरदारी। बोले SCO में जो बैठक हुई है उसके बाद इसकी उम्मीद बढ़ गई है। आप जानते हैं SCO समिट हो रहा है और उसी दौरान ये स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी का, जिसमें वो उम्मीद जता रहे हैं कि जो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है उससे बाहर आ पाएगा। आपको याद होगा एक दौर वो भी रहा जब FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा लगातार पाकिस्तान पर मंडराता रहा। अभी थोड़े दिन पहले वो खबर भी आई जिसमें पाकिस्तान द्वारा, सोचिए जरा अपने आप में कितनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है कि पाकिस्तान द्वारा तालिबान को अफगानिस्तान में चिट्ठी लिखी गई कि मसूद अजहर जो है वो अफगानिस्तान में है और उसे पकड़ा जाए। वो चिट्ठी भी काफी सुर्खियों में रही थी और अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री उम्मीद जता रहे हैं कि FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान जल्द ही बाहर आ जाएगा। जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर तैयब बलोच, उसके बाद जनरल सिन्हा और शहजाद पूनावाला। ये लेकिन मसला पता क्या है, मसला एक सिंपल सी बात है, हम यानी कि खुसूसन जो पाकिस्तान के अंदर कौमियतें हैं वो भी तंग हैं, लेकिन मसला ये है कि हम ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान के ऊपर, जो पाकिस्तान में साहिब इख्तियार हैं, जो साहिब इक़्तिदार हैं, वो लोग भी तो इंडियन है। देखिए अब जो बलोच है वो तो कभी इंडियन नहीं रहा। सिंध है या सिंधी है वो सिंध की कौमियत है, पश्तून है वो पश्तून की कौमियत है, वो तो इंडियंस नहीं रहे। लेकिन ये जो आपके बाजवे हैं, ये राणे हैं, ये राजपूत हैं, ये तो इंडियन की कौमियतें हैं और यही पाकिस्तान में पावरफुल है। हमारा गिला ये है कि ये भारत और ये मिलकर हम जो यहाँ पे पाकिस्तान की कौमियतें उनको मार रहे हैं। देखें बात यह है कि बलोचों को कहा जाता है, ये वेरी ट्रू है और ये सच है, बलोचों को कहा जाता है कि ये भारत के एजेंट हैं, लेकिन आज तक इंडियन आर्मी के अंदर एक बलोच नहीं है। लेकिन जब हम इंडियन आर्मी को देखते हैं उसमें राणे राजपूत तो है, मजहब को छोड़ दें। बात यह है कि यहाँ पे अगर बाजवा होगा, उसका कोई मुसलमानों वाला नाम होगा, तो इंडिया में जो बाजवा होगा उसका जो है वो अपना जो है वो दूसरा नाम होगा, लेकिन कौम तो उनकी एक है। हमारा मसला ये मैं आपका पॉइंट नहीं समझ पा रही हूँ तैयब बलोच, क्या कहना चाहते हैं? मेरा पॉइंट सिंपल और वाज़ेह। PM शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल ले लीजिए सर। PM साहब हम مزود كتاب تيموريول أولاد كقلال. I think it's enough. Thank you. I think it's enough. Please. शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल ले लीजिए। शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल लीजिए, असद मंजूर का लेंगे क्या? आप कार्रवाई करेंगे? No questions. देखिए सवाल पूछा गया मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से, उन्होंने कहा नो क्वेश्चन। चुप्पी साध ली शहबाज शरीफ ने। इसी चिट्ठी का जिक्र मैं थोड़ी देर पहले कर रही थी जब उस चिट्ठी को लेकर ये खबर आई कि लिखी गई है वो चिट्ठी तालिबान रजीम को अफगानिस्तान में, और कहा गया है कि मसूद अजहर जो है वो अफगानिस्तान में है और उस पर एक्शन लिया जाए। आज जब शहबाज शरीफ से यही सवाल पूछा गया कि एक्शन लेंगे आप मसूद अजहर पर, तो उस पर चुप्पी साध गए, ये कहते हुए कि नो क्वेश्चन। ये बताने के लिए काफी कि पाकिस्तान किस तरह से डिनायल स्टेट, जैसा कि तमाम एक्सपर्ट्स उसे करार देते हैं। और कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं, आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमने योग गुरु बाबा रामदेव से बात की थी, वो भी हम आपको सुनवाएंगे और साथ ही वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब शहबाज शरीफ बाहर आ रहे थे अपनी एक मीटिंग के बाद और उस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। सुनिए। शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल ले लीजिए। शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल लीजिए,
असद मजदूर पर लेंगे क्या? आप कार्रवाई करेंगे? शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल ले लीजिए। शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल लीजिए। असद मजदूर पर लेंगे क्या? आप कार्रवाई करेंगे? नो क्वेश्चंस। शरीफ साहब तो मसूद अजहर पर कार्रवाई करने से जुड़ा हुआ सवाल था कि क्या आप मसूद अजहर पर एक्शन लेंगे, क्या आप कार्रवाई करेंगे? इस पर चुप्पी साध ली शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। लगातार अपने ही मुल्क में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और यहाँ पर जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप एक्शन लेंगे, उस पर उनका जवाब था नो क्वेश्चन। जनरल सिन्हा आप बात उठा रहे, जल्दी से। हाँ आदित्य, मैं इसका दूसरा स्वरूप दिखाना चाहता हूं। ये जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बोल रहे नवाज शरीफ साहब, नो क्वेश्चन, मैं इंटरप्रेट करता हूं कि सवाल नहीं पैदा होता है कि मैं मसूद अजहर के खिलाफ कोई कार्रवाई करूं। मैं ये इंटरप्रेट कर रहा हूं। नो क्वेश्चन मतलब सवाल नहीं पैदा होता मैं एक्शन लूं। ये इंटरप्रिटेशन बहुत पर्टिनेंट है, क्योंकि और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन है एक्चुअली। और जनरल मुशर्रफ ने क्या कहा था? हाफिज सईद ऐसे लोग मेरे नेशनल हीरो हैं, वो मेरे एसेट हैं, ये समझिए इस बात को। और मुझे तो तरस आता है यूनाइटेड नेशंस के फंक्शनिंग फॉर FATF के फंक्शनिंग पे। कोई जुडिशियल सिस्टम ऐसे में होता है कि पांचों के पांचों जजेस या 13 देश हाँ बोले किसी बिंदु पे, रूल ऑफ मेजॉरिटी होता है। जब 10 देश कर रहे हैं कि ब्लैक लिस्ट में डालो, क्यों नहीं पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाता? क्योंकि उसके पास टर्की और तो चाइना की शील्ड आ जाती है। तो 3 देश डिसाइड करेगा 10 का विजडम। शहजाद पूनावाला एक कमेंट करना चाह रहे हैं, जल्दी से उनका कमेंट। देखिए, यहाँ पर जो एक पाकिस्तानी यहाँ पर बोलकर चला गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ ये बात तो सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आतंकित है। उनको लात मार के भगाना ही चाहिए, क्योंकि लातों के भूत वैसे भी बातों से नहीं मानते। परंतु हाँ, मैं ये बात मानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी आतंकित तो करते हैं। जो इस देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं 1000 कट से ब्लीड करने का, उनको वो आतंकित करते हैं। जो सोचते हैं कि वो कश्मीर में आतंक मचाकर कश्मीर को अपनाने की कोशिश करेंगे, उनको प्रधानमंत्री मोदी आतंकित करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी कितना आतंकित करते हैं, वो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पता ही लग गया था कि किस प्रकार से इनके आर्मी के लोग थर-थर कांप रहे थे और पसीने छूट रहे थे। तो हाँ, ये हम मानते हैं कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान के मंसूबों को और पाकिस्तान के दहशतगर्दों को प्रधानमंत्री मोदी और भारत की सेना आतंकित करती है। परंतु हाँ, देश में जो हमने जिस प्रकार से पूरे देश में, चाहे वो भारत का एक प्रतिनिधित्व करने का काम हो या दुनिया का प्रतिनिधित्व करने का काम हो, तो अगर कोई देश को, भारत को मानता है कि आज अमन और शांति का प्रतीक है, तो वो भारत है। परंतु सवाल ये बनता है कि देखिए, पाकिस्तान की एक ही गलती है, ताउम्र एक ही गलती करता रहा कि धूल चेहरे पर थी, पाकिस्तान आईना साफ करता रहा। इसी नीति की वजह से आज जो हमारे हिंदू भाई बहन पाकिस्तान में रहते थे, वो 23% से गिरकर 2% पर आ गए हैं। ये वही हिंदू विरोधी भावना है जिसके बारे में तारिक फतेह बोल रहे थे, जिसके खिलाफ कभी वो मोदी के खिलाफ इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं, कभी वो भारत के खिलाफ इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं। और जो भी आपने कहा कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा, इसीलिए जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान को स्टेट इन डिनायल कहते हैं। आपसे भी मेहमानों का, मेरे पास वक्त का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे डिस्कशन में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अहम मीटिंग, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें और इंफॉर्मेशन जैसे ही आएगी आप तक पहुंचाएंगे।